हेलो बच्चों, वर्क एंड एनर्जी साथ में पावर भी, इस चैप्टर को आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, आपने चैप्टर का नाम पढ़ा है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क होता क्या है? देखो, वर्क कब कहते हैं? वर्क डन हो गया। हम कब कहते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया? तो वर्क डन कब होता है बेटा? वर्क तब डन होता है जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे क्या मोशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है, सपोज करो ये कोई बॉडी है और यहाँ से आपने फोर्स लगाया। ठीक है, आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाया और आपने इस बॉडी को क्या कर दिया? डिस्प्लेसमेंट करवा दिया। अगर आपने इस बॉडी को डिस्प्लेस्ड कराया तो क्या होगा? इस बॉडी में क्या हुआ? फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन तब होगा, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहेंगे वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहेंगे वर्क डन तभी होगा जब आप कुछ फोर्स लगाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी यहाँ पे ऐसे बन जाएगा बेटा। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से और डिस्प्लेसमेंट को एस से। तो वर्क डन को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस, यानी एफ डॉट एस हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, वर्क डन क्या है? वर्क डन है एक बेटा स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या है? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? स्केलर क्वांटिटी ये होती है बेटा जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है बट एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है। कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी कुछ वर्क डन निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हमें। ठीक है, बट स्केलर का है, इसका मतलब है किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है? एसआई यूनिट हो जाएगा, देखो फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं जूल। ठीक है, तो जे से डिनोट कर देते हैं, एसआई यूनिट होती है इसकी जूल। ठीक है, तो वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा, जो आपने वर्क डन कहा है, वर्क डन आपका या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव, और वर्क डन आपका हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन हो गया। और वर्क डन हो सकता है आपका जीरो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन होता है। तो सपोज करो आपने पॉजिटिव वर्क डन कब किया? पॉजिटिव वर्क डन कब किया? सपोज करो आप यहाँ पे खड़े होकर के किसी दोस्त की कार में धक्का दे रहे थे। ठीक है, कार में धक्का दे रहे थे, खराब कार में धक्का दे रहे हो आप। अब क्या हुआ? अब इस धक्का देने की वजह से इस कार में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट आ गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई और आपने इस डायरेक्शन में फोर्स दिया। तो जब भी वर्क डन में आपने फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, तो क्या होंगी? सेम डायरेक्शन में होंगी। जब सेम डायरेक्शन में होती हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये बात याद रखना। और ऐसे ही नेगेटिव वर्क डन कब हो जाएगा बेटा? नेगेटिव वर्क डन होगा कि आप फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव वर्क डन। सपोज करो ये यही वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक डॉगी है और आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको घुमाने के लिए ले जा रहे हो, घुमाने के लिए ले जा रहे हो और आपने उसकी रस्सी को पकड़ रखा है जोर से। अब देखो, आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हो कि आगे ना जाए, फोर्स लगा रहे हो आप अपनी तरफ, बट ये डॉगी क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट बेटा इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो क्या होगा? फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट इसका ओवरऑल किधर हो गया? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल बन जाता है यहाँ बेटा 180 डिग्री का। या फिर हम कह सकते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण वर्क डन क्या होता है आपका? वर्क डन हो जाता है बेटा नेगेटिव, है ना। अब हम क्या कहेंगे? वर्क डन जीरो कब होगा? सपोज करो यहाँ पे एक दीवार है। ठीक है, दीवार के पास आप खड़े हो गए, झगड़े हो गए, सुबह से शाम तक इस दीवार में धक्का लगाया जा रहे हो। ठीक है, आपने इस पर कुछ फोर्स लगाया, अब आपसे अकेले धक्का लग नहीं रहा, आपने अपने दोस्त को भी बुलाया कि चल भाई धक्का लगा, उसने भी मिल करके धक्का लगाया। अब दोनों ने मिल करके फोर्स लगाया
और इसमें फिर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। डिस्प्लेसमेंट इसकी मतलब क्या हो गई, जीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट के जीरो होते ही क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में। तो जब फोर्स किसी जीरो चीज़ में मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन तो जीरो होगा ही ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट होना भी ज़रूरी है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, देखो सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क डन, या डिस्प्लेसमेंट ही नहीं तो जीरो वर्क डन, है ना। तो अब एक चीज़ और हम कह सकते हैं, अगर एंगल आपका बन रहा हो 0 डिग्री से लेकर के 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में एंगल बन रहा हो आपका, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव वर्क डन होता है। क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। अब अगर 90 से ज़्यादा हो गया आपका, ठीक है, 90 से ज़्यादा, 90 से लेकर के 180 के बीच में होता है वर्क डन आपका, 180 डिग्री, ठीक है, 90 तो ये होता है बेटा, इसके बीच में कहीं भी वर्क डन कर रहे हो आप, यानी फोर्स आप इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, ठीक है, तो 90 से बड़ा जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा बेटा जीरो। ठीक है, और इस केस में बेटा देखो वही कुली वाला केस, आप आए कहीं रेलवे स्टेशन से, आपने लगेज अपना उतारा और आपने कुली हायर करा। अब कुली ने अपने सर पे रख करके बक्सा चलते गया, कुली सर पे बक्सा रख करके जब चल रहा था तो बेटा क्या हुआ, अब इस बॉक्स का देखो, इस बॉक्स पे जो था फोर्स वो लग रहा था ग्रेविटी। अब इस बॉक्स पे कौन फोर्स लगाएगा बेटा, ग्रेविटी नीचे लगाएगी, mg फोर्स लगाएगी, है ना। फोर्स तो कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू mg हो जाएगा, फोर्स mg लगेगा। बट ये क्या होगा, आगे की तरफ जा रहा है, ये कुली क्या हो रहा है बेटा, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इसका ओवरऑल बक्से का डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया बेटा, इधर हो गया। अब इनके बीच में क्या बना, एंगल 90 डिग्री का एंगल बना, तो 90 डिग्री एंगल बन गया। देखो फोर्स इधर लगी और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब 90 डिग्री में आ जाते हैं तो भी वर्क डन बेटा क्या होता है, वर्क डन हो जाता है आपका जीरो। तो हम कह सकते हैं 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव, 90 to 180 नेगेटिव, और 90 पे क्या होता है, जीरो हो जाता है बेटा। ठीक है, तो कुली ने क्या करा बेटा, कुली ने वर्क डन किया जीरो। तो ऐसा मत करना बेटा, पैसा दे देना उसे, वर्क डन जीरो कहोगे तो बहुत मारेगा। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पे हमने कर लिया, वर्क डन आपने समझा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होता है, तो वर्क डन बेटा इतना ही था, है ना। अब सपोज करो बेटा, आपने देखो वर्क डन तो कर लिया आपने, अब एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी आपने डेली लाइफ में एनर्जी होती है तभी तो आप कोई काम कर पाते हैं, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में हम करें तो एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, क्या होती है, या फिर एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को आप करेंगे तो वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। और एनर्जी आपके नेचर में बहुत तरीके की होती है, एनर्जी बहुत तरीके की आपने नेचर में देखी होगी, जैसे सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी आपने देखी है, विंड एनर्जी आपने देखी है, और कौन सी एनर्जी देखी है बताओ, विंड एनर्जी देखी है आपने, मैकेनिकल एनर्जी देखी है ना, मैकेनिकल एनर्जी आपने देखी होगी, और कौन सी देखी है, क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, बहुत तरीके की एनर्जी होती है। तो आपको इस चैप्टर में क्या सभी एनर्जीज के बारे में पढ़ना है बेटा, नहीं, आपको पढ़ना है एक पर्टिकुलर एनर्जी के बारे में जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है बेटा, देखो मैकेनिकल एनर्जी उस टाइप की एनर्जी हो गई जो आपके पोजेस्ड हो मोशन पे या रेस्ट कंडीशन पे लगती हो। देखो देखो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सिंपल से सम होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम होता है, ये एक काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, और किसका सम होता है, प्लस में ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का सम, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बोल रहे हो ये दोनों एनर्जी कौन सी आ गई, हमने तो इसके बारे में पढ़ा नहीं है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी तो एक तो हमने अभी सुना और फिर से आपने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कह दिया। तो सुनो, कुछ नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी भी आसान है, पोटेंशियल एनर्जी भी आसान है। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक मतलब होता है मोशन, पोटेंशियल मतलब रेस्ट। देखो काइनेटिक का मतलब समझ लो बेटा, काइनेटिक एनर्जी कब रहती है बॉडी पे, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कब रहती है। तो देखो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही एनर्जीज ही हैं, ठीक है, दोनों ही नेचर में कंजर्व्ड हैं। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी के शेप पे डिपेंड करे, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, इन सब पे डिपेंड करे, वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है बेटा, सपोज करो कैसे, आपके पास एक बॉल थी, ठीक है, स्माइली बॉल होती है ना,
आपने उसको क्या करा, यहाँ से फोर्स लगाया, अपने अपने हाथों में बंद करके इस पर क्या करा, फोर्स लगाया, इसको दबा दिया ऐसे, ठीक है, इसका शेप चेंज हो गया। तो अब देखो, अब ये इसका शेप चेंज हुआ है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस्ड है। इसकी शेप चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी आ गया है। आप जैसे ही फोर्स को हटाओगे तो फोर्स को हटाते ही ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ये चाहेगा कि मैं पहले इस शेप का था तो अब भी इस शेप का रहूं, ठीक है। तो अब देखो, जब आपने एनर्जी को, अपने फोर्स को हटाया, तो फोर्स को हटाते ही अपनी एनर्जी में वापस लौट गया। तो अब इस रेस्ट फॉर्म में, जब आपने इसको दबा रखा है, इस रेस्ट फॉर्म में इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड है। उस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। नहीं समझे? एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को ऐसे हाथों से दबा दो, ऐसे करके दबा दो, तो स्प्रिंग को जब दबाओगे तो वो कुछ इस शेप का हो जाएगा। आपने फोर्स चारों तरफ से लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है, इधर से भी फोर्स लगा रखा है। तो स्प्रिंग का देखो, अब स्प्रिंग इस कंडीशन में, इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। आप इसको जैसे ही छोड़ोगे, उस एनर्जी की वजह से ही क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने से पहले जब आपने इसमें फोर्स लगाया था, तो एक इसमें एनर्जी स्टोर्ड थी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर भी नहीं समझे तो देखो थर्ड एग्जाम्पल बेटा, आपके पास कोई तीर धनुष होता है, ये धनुष है आपके पास। धनुष में आपने क्या कर रखा है, आपने इसमें तीर लगा के रखा है और इसको ऐसे खींच के रखा है, ऐसे करके खींच के रखा है धनुष को, तीर को ऐसे खींच के रखा है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे धनुष को, इस कंडीशन में इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है बेटा, इस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जैसे ही धनुष, तीर से धनुष को छोड़ोगे, धनुष से तीर को छोड़ोगे, तो तीर आगे की तरफ चला जाएगा। तीर आ गया मोशन में, अभी किस में था, ये रेस्ट में था, ठीक है। अब तीर आ गया मोशन में। देखो तीनों ही केसेस में आपने एक चीज़ नोटिस किया हो, आपने इसको दबा रखा था तो इसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, जीरो था बेटा। स्प्रिंग को दबा रखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो था। यहाँ पे धनुष ने आपने ऐसे खींच के रखा था अपने धनुष को, तो इसमें वेलोसिटी जीरो था। मतलब ये सारे के सारे क्या थे, रेस्ट कंडीशन पे थे, रेस्ट कंडीशन पे। तो ये बॉडी की शेप, कॉन्फ़िगरेशन, साइज या फिर रेस्ट कंडीशन पे जो भी आपके पास एनर्जी होती है, वो सब क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और बॉडी के मोशन में आते ही समय जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, जो मोशन के टाइम पे आती है एनर्जी किसी भी बॉडी में, मोशन के टाइम पे। जैसे चलती हुई कार में एक काइनेटिक एनर्जी है बेटा, ठीक है। आप भाग रहे हो तो आपके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ज़ोर से भाग रहे हो तो आपके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। आप डांस कर रहे हो तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो जो भी काम आप मोशन के समय पे कर रहे हो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये आपने तीर को, एरो को आगे की तरफ छोड़ा तो इस एरो में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है बेटा। आपने स्प्रिंग को जैसे ही छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी पे। स्पाइली बॉल को जैसे ही आपने छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मोशन के समय में जो भी चीज़ें एनर्जी बॉडी के पास रहेगी, जो भी एनर्जी पोजेस्ट करेगी कोई बॉडी, वो बॉडी का एनर्जी कौन सा होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आपको समझ के, जो भी रेस्ट कंडीशन में है समझ लो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एक आपने बड़ा सा पत्थर ले जा करके अभी चट्टान के पास में ऐसे पकड़ के रखा है आपने, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये मोशन में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ गिरेगा। इस रेस्ट की कंडीशन पे क्या है, इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही मोशन में आएगा इसमें हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल रेस्ट या शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन, और काइनेटिक एनर्जी मोशन के टाइम पे एनर्जी, ठीक है। अब देखो दोनों ही एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, देखो एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है इसकी जूल, ऐसा यूनिट जूल। इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपने पढ़ा था वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, तो इसकी भी ऐसा यूनिट जूल कैसे हो जाएगी। तो देखो बेटा मैंने क्या पढ़ा था अभी, एनर्जी मैंने पढ़ा था एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। जो आपकी एबिलिटीज़ हैं वही एबिलिटीज, वर्क डन करने की एबिलिटी, तो जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी वो वर्क डन ही तो कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। तो यहाँ से एक चीज़ आपका निकल के आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा। क्या निकल के आता है टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, एनर्जी आपके नेचर में कंजर्व्ड है बेटा। इसका कहने का मतलब है एनर्जी, जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है। हम ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड बेटा, और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉय,
ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखो आपने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। ठीक है, हाँ पढ़ा था आपने अभी थोड़ी देर बेटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है रेस्ट में और काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन। तो रेस्ट और मोशन दोनों को मिला करके जो एक सिस्टम बनता है उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सपोज करो आप अभी बैठे हुए थे, ठीक है, बैठे हुए थे तो आपकी बॉडी में था पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, फिर आप अचानक से दौड़ने लग गए तो वो दौड़ते समय क्या हुआ बेटा, आप दौड़ते समय तो गिरने वाला बेटा दौड़ते समय आपकी बॉडी में कैनेटिक एनर्जी आ गई। तो कैनेटिक एनर्जी बेटा आई कहाँ से, ये पोटेंशियल एनर्जी थी यही तो ट्रांसफर हुई बेटा कैनेटिक एनर्जी में, है ना। तो देखो ये कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है तो कैनेटिक एनर्जी अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को कम करता जाएगा। ठीक है, अगर कोई बॉल किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे है बेटा तो यहाँ इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। अगर आपने यहाँ पे पकड़ रखा है किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे बॉल को पकड़ रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। जैसे आप इसको ड्रॉप करते जाएंगे बेटा हाइट कम होती जाएगी, मतलब जैसे ही आप इसको ड्रॉप करते जाएंगे तो इसके वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा तो कैनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको। हाँ तो देखो ये दोनों ही एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, ये बढ़ेगा तो ये घटा लेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ा लेगा। ठीक है, अपने आप को मतलब एक दूसरे को मदद करते रहेंगे एनर्जी को कंजर्व करने के केसेस में। तो मैकेनिकल एनर्जी आपको समझ में आ गई, एनर्जी कंजर्व्ड है नेचर में, ये भी आपको समझ में आ गई। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, सपोज करो कैनेटिक एनर्जी किसी कैनेटिक एनर्जी समझ लो किसी पत्थर को आपने फेंका। ठीक है, इस पत्थर का मास था m, ठीक है, पत्थर का मास m था, v वेलोसिटी से जा रही थी। ठीक है, वे वेलोसिटी से जा रही थी तो मास m और वेलोसिटी v, तो इसका कैनेटिक एनर्जी क्या निकलेगा, कैनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है आपका मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, तो इसकी कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट भी जूल होती है। ठीक है, अब समझो पोटेंशियल एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे एक बॉल को लेकर के गया। ठीक है, किसी h हाइट पे बॉल को लेकर के गया, इस बॉल का नाम था मास था m। ठीक है, ये h, अब इस पे देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करेगी, है ना। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और मैं इसको पर्टिकुलर हाइट पे लेके गया हूँ, तो जो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा बेटा वो हो जाएगा मास इंटू जी इंटू एच के बराबर, मास इंटू जी इंटू एच। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकला कैसे, आप जानते हो ना, वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो किसी भी पर्टिकुलर, अगर ऊपर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया, किसी हाइट h पे ले गया, अर्थ से हाइट h पे ले गया, तो इस पे नीचे की तरफ बेटा एक फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा जो इसके वेट के बराबर होगा। तो फोर्स कितना लगेगा बेटा, mg फोर्स लगेगा, mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो फोर्स की वैल्यू डाल दो बेटा mg डाल दिया। ठीक है, अब ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ गया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हाइट के बराबर हुआ, तो पर्टिकुलर हाइट h, तो क्या आ गया mgh, है ना। यही तो है असली सवाल, सच। तो mgh आपने फॉर्मूला निकाल दिया। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो देखो कैसे निकलेगा बेटा। सपोज करो आपने न्यूटन का थर्ड इक्वेशन पढ़ रखा है ना, आप जानते हो v स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as। क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आपने ये भी जानते हो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से आप क्या काम करो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ, देखो क्या हो जाएगा बेटा। यहाँ से डेरिवेशन कैनेटिक एनर्जी की हम करते हैं, तो कैनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन के लिए तो क्या करेंगे बेटा, देखो ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज अपॉन में 2a इज इक्वल टू s। ठीक है, किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल में वेलोसिटी ये थी, a एक्सेलरेशन कर रहा था, तो s की वैल्यू आ गई आपकी, ये s की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो आप जानते हो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा। तो आप ये भी जानते हो वर्क डन जो होगी आपकी, वर्क फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो जो मैंने इस पर फोर्स लगाया है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। जितना इसका मास हुआ और जितना एक्सेलरेशन हो रहा है वो होता है इस वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, है ना बेटा। तो देखो अब ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपने क्या डाली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में
2a, है ना। अब देखो a से a एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, एलिमिनेट हो गया, a से a एलिमिनेट हो गया तो क्या बचा, मास, और ये v² माइनस u² अपॉन में 2, है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हाफ तो ऐसे हो गया, है ना। अब ये m का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा mv² माइनस mu², ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, वर्क डन हो जाएगा एनर्जी के बराबर, वर्क डन ही तो होता है एनर्जी, है ना। तो वर्क डन हो जाएगा आपका एनर्जी के बराबर, तो वर्क डन हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन एनर्जी, और एक काइनेटिक की लगा दिया हमने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², हाफ mv², m है, v है, मोशन में है, u है, ये क्या है, इनिशियल, और ये है फाइनल। तो यहाँ से एक वर्क डन का फॉर्मूला ये भी निकल जाता है, काइनेटिक फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक इनिशियल, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन, ठीक है। ये इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। यहाँ से आपने, अब देखो अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिर 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ये कैसे आया, ओके। आगे करते हैं हम, देखो आगे करेंगे तो इसके लिए क्या होता है, अब हमने जाना कि मैंने अभी आपको बोला था कि एनर्जी कंजर्व्ड है नेचर में, है ना बेटा, एनर्जी नेचर में क्या है, कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब क्या है एनर्जी कंजर्व। अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन करके देखते हैं कैसे एनर्जी कंजर्व होती है। सपोज करो अगर ये वैसे, अगर आप ये थोड़ा सा नहीं देखना चाहते हैं ये वाला, तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं 2-3 मिनट्स, आगे करते हैं। अगर आपको ये वाली डेरिवेशन नहीं सीखनी है तो सपोज करो, बाकी का आगे करते हैं। देखो ये सपोज करो, मैं एनर्जी कंजर्व कैसे है इस बात को प्रूफ करके दिखाता हूँ। सपोज करो ये बॉल है, ठीक है, अभी बॉल किसी पर्टिकुलर हाइट h पे है ना, किसी पर्टिकुलर हाइट h पे है। सपोज करो ये पॉइंट A हो गई, ठीक है, फिर बॉल को हमने ड्रॉप करा, ये बॉल यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे आई, फिर बॉल आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है। तो A B C 3 पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉल आ गई, 3 पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉल अगर आ गई बेटा, तो तीनों पॉइंट पे हम निकाल के देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या आ रही है। इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी निकाल के देखेंगे, इस पॉइंट पे निकाल के देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है, और इस पॉइंट पे निकाल के देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है। अगर तीनों ही पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी बेटा सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड है नेचर में, और हमने इसको प्रूफ भी कर दिया, है ना। तो सपोज करो एट पॉइंट ए पे निकालना चाहते हैं हम, तो पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी कितना निकलेगा। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं कैनेटिक एनर्जी। तो कैनेटिक एनर्जी बेटा कितना क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे सपोज करो आपने अभी इसको ड्रॉप नहीं करा है ए पॉइंट पे, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है बेटा, 0 है। वेलोसिटी 0 होने के कारण क्या हो गई, कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 0, है ना, कैनेटिक एनर्जी का आ गया 0। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा mgh। तो क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास इसका हमने मान रखा था, लेट करो, मास इसका हमने मान रखा था m, ठीक है। इस पे ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो g, और टोटल हाइट यहाँ तक कितनी थी, h थी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा आ गया आपका mgh, ठीक है, mgh आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh और काइनेटिक एनर्जी आ गई 0। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पे क्या आ गई, mgh के बराबर आ गई, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी और एट पॉइंट ए तो क्या आ गई mgh, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब निकालते हैं पॉइंट बी पे, ठीक है, इस पॉइंट बी पे निकालते हैं। अब पॉइंट बी पे देखो हमने मान लिया पूरा हाइट h था, और इसको मान लो अब पॉइंट कितना है, x हाइट है, कितना x हाइट है। अब x हाइट पे क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी, देखो बेटा एट पॉइंट बी पॉइंट पे देखो। अब कैनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगा, कैनेटिक एनर्जी अब देखो यहाँ पे आया है, अगर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे देखो मोशन में हुआ होगा तभी तो यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया है नीचे, तो मोशन में होगा तभी तो आया होगा बेटा। अब मोशन के समय पे यहाँ पे v वेलोसिटी निकालना होगा, वेलोसिटी आपको निकालना होगा। तो आप जानते हो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखो वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है।
अब जी नीचे की तरफ जा रहा है तो ए जी में बदल जाता है बेटा, और यहाँ पे एच हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाइट एच के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एस फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना आया है ये, अब देखो एस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है एस डिस्प्लेसमेंट, तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो आपको निकालना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है आपको, तो वी स्क्वायर है ना, इनिशियल में यहाँ इस पॉइंट पे क्या था वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी था बेटा आपका 0, तो इस पॉइंट पे 0 वेलोसिटी था, तो मैंने यहाँ पे रख दी वैल्यू 0, 2g, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसने डिस्प्लेस्ड कितना करा है बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना करा है, पूरी हाइट है h, उसमें से x माइनस कर दो तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगा h माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा h माइनस एक्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, h माइनस एक्स का डिस्प्लेसमेंट करा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2g और ये h माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हाफ m वी स्क्वायर की वैल्यू, ये होता है वी स्क्वायर की वैल्यू ये डालनी पड़ेगी अब हमें, तो ये हो जाएगा हाफ m और ये हो जाएगा 2g और ये h माइनस एक्स, है ना, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, ये बचा mg और ये h, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस mgx, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी देखो mg और होता है h, मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हाइट पे है, कितने हाइट पे, तो ये देखो अब ये बॉल कितने हाइट पे है, x हाइट पे है, x हाइट पे, तो यहाँ पे हम लेंगे x, क्या ले लेंगे x, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgx आ गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी mgx आ गया। तो अब मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं एट पॉइंट बी पे, तो ये होता है कैनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का सम, तो कैनेटिक एनर्जी कितना आ गया mgh माइनस mgx, और ये हो जाएगा आपका प्लस का पोटेंशियल एनर्जी आया mgx, तो mgx खत्म हो गया तो क्या हो गया mgh हो गया, तो मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे भी आ गया mgh बेटा, क्या बात है। अब आपको निकालना है mgh मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, एट सी इस पॉइंट पे क्या आएगा बेटा मैकेनिकल एनर्जी, अब हम करके देखते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पे क्या आएगा, तो सबसे पहले कैनेटिक एनर्जी निकाल लो, कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे कैनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कैनेटिक एनर्जी निकालना है। अब इस पॉइंट पे कैनेटिक एनर्जी क्या निकालोगे, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, कैनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है बेटा, तो देखो सब कुछ तो सेम होगा यहाँ पे, यही वी वेलोसिटी निकालने के लिए। अब देखो जो h माइनस एक्स था, ठीक है, इस पॉइंट के लिए तो ये h माइनस एक्स था, अब यहाँ पे आकर के ये तो पूरा हाइट ही हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक बेटा देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा हाइट ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा बेटा, बस इसको काट करके हमें क्या लिखना है, h लिखना है, तो यानी वेलोसिटी हो जाएगा 2gh, ठीक है, तो हाफ m वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gh, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या आ गया mgh आ गया, है ना। अब देखो बेटा इस पॉइंट पे क्या हो गया, हाइट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, हाइट की वैल्यू 0 हो गई, है ना, हाइट की वैल्यू 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा mg, और हाइट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0 हो गई, हाइट की वैल्यू 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा बेटा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे आ गया 0 आपका, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना आ जाएगा, टोटल कैनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, तो कैनेटिक एनर्जी तो आपका आ गया mgh और पोटेंशियल एनर्जी आ गया 0, तो टोटल हो गया mgh, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी पे भी आ गया mgh। तो आपने देखा, आपने एक चीज़ देखा होगा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, तीनों ही इक्वल हो गए बेटा, तो हम कह सकते हैं इससे कि तीनों पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी सेम है, दैट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्या है, कंजर्व्ड है नेचर में एनर्जी का, एनर्जी कंजर्व्ड है ना। तो ये आपको डेरिवेशन समझ में आई ना बेटा, ओके। अब हम आगे करते हैं, आपको मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गई, आपको एनर्जी कैनेटिक एनर्जी भी समझ में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गई। अब देखो बेटा मेन जो चीज़ यहाँ पे चालू होता है वो होता है पावर, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर क्या होती है। देखो बेटा पावर क्या होती है, अब आपने भी पढ़ा था एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग एनी वर्क, रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क, ठीक है। तो देखो ये भी हो रहा है वर्क, कैपेसिटी ऑफ वर्क था आपका एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्क, मतलब टाइम से रिलेटेड है, वर्क टाइम से रिलेटेड है, हाउ मतलब कितने जल्दी आप किसी काम को कर लेते हो, ये होता है आपका पावर, ठीक है। तो पावर क्या होता है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, पर वो टाइम
टाइम पे डिपेंडेंट हो रहा है तो वो होता है पावर। ठीक है, कितने जल्दी आप काम कर रहे हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। ठीक है, तो पावर हो गया, ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, तो देखो जूल, इसकी ऐसा यूनिट होगी जूल, और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो बट इसको आप आसान भाषा में कह सकते हैं वाट। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट होती है पावर की ऐसा यूनिट। ठीक है, ओके। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू पावर, वर्क डन अपॉन में टाइम इज इक्वल टू पावर। ठीक है, अब देखो वर्क डन क्या बेटा, एनर्जी है, तो कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल्स टू ई अपॉन में टी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जब दिया होगा ना तो हम वर्क डन ही समझेंगे, एनर्जी इंटू टी। तो एनर्जी का यहाँ से एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो P इंटू टी हो जाएगा बेटा, है ना। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट, मतलब एनर्जी का एक और फार्मूला निकल जाएगा P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो ये भी है एक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको आ जाएगा कि P को ना पावर दे रखा है वर्क डन अपॉन में टाइम, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम है, तो इसको कई कई फॉर्मूलेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे पावर इज इक्वल्स टू दे रखा है वर्क डन, वर्क डन किसी पर्टिकुलर हाइट पे आप क्या करते हो, mgh लगाते हो, तो mgh बाई टी हो जाएगा, है ना, mgh बाई टी हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या होता है टाइम, टाइम, है ना। तो वर्क डन अपॉन में टाइम ये भी हो जाता है आपका। तो अब पावर आपको दे रखा है, ठीक है, तो पावर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी दिए होंगे, है ना। तो अब आता है यूनिट ऑफ एनर्जी। आपके घरों में जो कॉमर्शियल एनर्जी आती है, आपके घरों में जो बिजली आती है, वो आपने देखा होगा घरों में मीटर लगा रहता है बेटा, यहाँ मीटर स्केल रहती है, रीडिंग्स होती रहती हैं, तो आप में एक लाइट भी जलती रहती है हमेशा। तो एनर्जी आपको कैसे कंज्यूम करते हो, जो आपको वो मीटर क्या करता है, वो उसको मेजर करता है, फिर आपको ना बिजली का बिल भी लेते हैं, आपको यूनिट्स में लेते हैं बिजली का, बोलते हैं ना 2 यूनिट बिजली का बिल आया, 4 यूनिट बिजली का बिल आया, तो आपको देना पड़ता है कुछ पैसों में कन्वर्ट करके। तो एनर्जी आपने देखा है क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू टाइम। तो आपको यूनिट्स में अगर एनर्जी निकालनी है तो बेटा क्या करना होता है, तो एनर्जी को अगर मैं कहूँगा 1 किलोवाट आवर की बिजली, आप 1 किलोवाट 1 घंटे अगर आप चलाते हो तो आपका होता है 1 यूनिट बिजली का बिल। क्या होता है, 1 यूनिट बिजली का बिल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट बिजली का बिल होता है। ठीक है, तो एनर्जी है इज इक्वल्स टू पावर का ये होता है वाट, 1 वाट इंटू टाइम होता है 1 सेकेंड में। ठीक है, और ये होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड होता है बेटा। बट अगर आपको यूनिट्स में निकालना है, एनर्जी की यूनिट्स में निकालना है, तो आप जूल को क्या करोगे बेटा, वाट को चेंज करोगे किलोवाट में, वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, तो आप 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए। इंटू सेकंड को जब चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो ये कैसे हो जाएगा कन्वर्ट बेटा आपका, अगर आपको वाट को किलोवाट में चेंज करना है तो 3600 से करना पड़ेगा। अब ये सेकंड है बेटा, सेकंड है 1 सेकंड, तो देखो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड बेटा, आपको पता है 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, 1 अपॉन में 3600 आवर्स होंगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, ऐसी चीज़ होती है। तो देखो ये चैप्टर बेटा यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो पार आपको समझ में आ गया अच्छे से। अगर आप चाहते हो कि इस पे क्वेश्चंस भी करें, ठीक है बेटा, तो आप हमको बता देना, हमारे कमेंट्स कर देना नीचे, हम आपको क्वेश्चंस भी करा देंगे बहुत सारे। और इस शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको सारे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बेटा डीपली। तो आपको अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक करना चैनल को। ओके, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में इसके। ठीक है, ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, और क्वेश्चंस करने से ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि क्वेश्चंस को करते रहें, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। ओके, बाय बाय।